हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अपना एक नया लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क क्या होता है या जाल क्या होता है। तो ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स जुड़े हुए हों, वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि आगे ही अपनी डेफिनेशन वाले पार्ट में कि ब्रांच क्या होती है। ब्रांच मतलब शाखा। किसका डिस्कस करेंगे? ब्रांच का। ठीक है, मतलब शाखा। अब हम एक कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मानते हैं, जैसे हमारा जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये हमारा एक सर्किट हो गया जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये हमारा एक क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ। ये प्लस माइनस इधर से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो एक ब्रांच क्या होता है? एक ऐसा भाग जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो तीव्रता है या जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट है वो सेम रहे, या फिर जिसमें से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। मान लीजिएगा यहाँ कोई 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ ए पॉइंट पर भी 3 एम्पियर का करंट होगा, बी पॉइंट पे भी 3 एम्पियर का करंट होगा। मतलब कि ए से बी तक करंट में कोई चेंज नहीं आया। करंट में चेंज कहाँ आएगा? करंट में चेंज आएगा बी पॉइंट पे, जिसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो इधर जो करंट गया है वो भी बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब कि ए बी हमारी क्या हो गई? एक ब्रांच हो गई। इसी प्रकार से बी ई भी ब्रांच हो गई, बी सी भी ब्रांच हो गई, और सी एफ भी हमारी क्या हो गई? ब्रांच हो गई। तो ब्रांच की हम डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे कि पार्ट ऑफ, ये फिगर मेन फिगर दे देते हैं हम इसको 1। ठीक है, पार्ट ऑफ नेटवर्क in which constant current flows। ठीक है, जिसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो हो वो हमारा क्या कहलाता है? ब्रांच। जैसे इन फिगर 1 ब्रांच कौन कौन सी हमारी? ए बी हो गया, बी सी सी डी, ये एक्सेट्रा आदि क्या है? ब्रांचेस हैं। अब इसी में एक नेक्स्ट समझ में आया, इसी में एक नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नोड। नोड या कहें तो इसको संधि। कई बार पेपर में आ भी जाता है कि नोड क्या होता है, व्हाट इज नोड। हिंदी में भी पूछ लेते हैं कि नोड क्या होता है, संधि ना पूछ कर क्या पूछते हैं? नोड क्या होता है। ठीक है, तो नोड वो होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हों, या जहां से दो या दो से अधिक शाखाएं निकलती हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो या दो से अधिक, यहाँ तो एक ही ब्रांच है, एक ही शाखा है। यहाँ बी पॉइंट से दो या दो से अधिक शाखाएं हो रही हैं। एक तो इधर जा रही है, एक ये इधर जा रही है, एक शाखा ये इधर से आ रही है। तो ये बी पॉइंट हमारा क्या हो गया? नोड हो गया। इसी प्रकार से सी पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? नोड हो गया। तो इस फिगर में बी और सी हमारे क्या है? नोड है, संधि है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। नोड इज द पॉइंट in any network at which two or more than two branches are connected। ठीक है, is said to be, उसे हम क्या कह देंगे? said to be node
और फिगर में नोड कौन कौन से हैं? इन फिगर पॉइंट बी एंड सी आर नोड्स या जंक्शन पॉइंट। जंक्शन भी क्या होता है? रेलवे जंक्शन आपने देखा होगा कि जहाँ से दो तो नहीं हो दो या तीन जहाँ से लाइन गुजरे वो क्या होता है? हमारा जंक्शन होता है वो। ठीक है, तो इसी प्रकार से नोड भी क्या होता है? जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांचेस गुजरे वो क्या होता है? नोड कहलाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा है मेश, या फिर हम इसको कहें तो लूप या पास। मेश या पास, या इसको कभी कभी लूप भी कह देते हैं। तो लूप क्या होता है? लूप हमें जनरली पता है कि लूप कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कम्प्लीटली क्लोज हो, जहाँ से कोई भी वायर हटा हुआ ना हो। मतलब कि कैसा होगा? एक बंद परिपथ होगा लूप, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हो। तो जैसे हमारा बंद परिपथ कौन कौन सा होगा? इसमें ए बी ई, वापस जाके ए पे आ जाएगा तो ये भी एक लूप बन गया। ऐसे ही बी सी एफ ई बी और बी भी हमारा एक लूप बन गया। इसी प्रकार से सी डी और ऐसे आके एफ भी एक लूप बन गया। ठीक है, और ये बी सी डी एफ ई बी हमारा क्या बन गया? लूप बन गया। तो लूप की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? एक बंद पथ होता है तो मतलब द क्लोज path of current that is made of branch। मतलब कि शाखाओं से मिला हुआ एक ऐसा बंद पथ जिसमें करंट फ्लो होता हो। इज क्या कहते हैं उसको? इज सेड टू बी लूप। ठीक है, ये हमारे फिगर में हम देखें तो कौन कौन से लूप हैं? इन फिगर कौन कौन से लूप है हमारे पास? ए बी ई, वापस बी ए पे चले जाएंगे, बी सी एफ वापस से बी पे चले जाएंगे। ये सभी हमारे क्या है? लूप है। मतलब ए बी एफ, वापस से ए लिखना ज़रूरी है। ये हमारा लूप हो गया। एक हो गया बी सी ई एफ, ए भी हमारा लूप हो गया। एक्सेट्रा आदि क्या है? लूप है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो लीनियर इम्पीडेंस होता है और एक होता है हमारे पास बाइलेटरल इम्पीडेंस। इम्पीडेंस समझने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इम्पीडेंस का अर्थ क्या होता है। इम्पीडेंस का अर्थ होता है प्रतिबाधा। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में एक प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, एक बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से कैपेसिटर भी कैपेसिटेंस उत्पन्न करता है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से करंट को कम ही करता है। इसी प्रकार से जो इंडक्टर कॉइल होती है उसमें भी फ्लो ऑफ करंट की मात्रा कम हो जाती है। तो ये सभी हमारे पास क्या है? एक तरह से प्रतिबाधाएं हैं, और इन प्रतिबाधाओं से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? इम्पीडेंस कहलाता है। तो जो हमारे पास इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस वो किस किस के मिलकर बनता है? रेजिस्टेंस से, या फिर प्लस कैपेसिटर प्लस इंडक्टर कॉइल। ठीक है, इनसे क्या मिलकर बनता है? इनसे जो मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस किस में प्रोड्यूस होता है? वायर के अंदर होता है रेजिस्टेंस। कैपेसिटर किसके अंदर होता है? कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर के अंदर, और इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रतिघात। ठीक है, इंडक्टर कॉइल्स के भी हम क्या कहते हैं? प्रतिघात ही कह देते हैं। और इनसे मिलकर जो इम्पीडेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इम्पीडेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीनियर इम्पीडेंस और एक होता है बाइलेटरल इम्पीडेंस।
लीनियर इम्पीडेंस क्या होता है? लीनियर इम्पीडेंस वो होता है जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच एक ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होगा? एक सीधी रेखा प्राप्त हो। कैसी हो? एक सीधी रेखा जब ग्राफ प्राप्त हो, किसके अंदर? वोल्टेज और करंट के अंदर। मतलब कि एक तरह से ओम का नियम है ये, है ना। तो लीनियर इम्पीडेंस में हमें V और I के बीच एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इन द इसमें पहले तो लीनियर की बात कर लेते हैं हम। लीनियर इम्पीडेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे? इन द कर्व बिटवीन करंट फ्लो एंड वोल्टेज ड्रॉप। मतलब विभव पतन में और प्रवाहित धारा में जो करंट फ्लो होता है उसमें एक कैसी हो? सीधी रेखा प्राप्त हो। वोल्टेज ड्रॉप एट द कॉर्नर ऑफ वायर is obtained straight line। एक सीधी रेखा प्राप्त हो तो वो हमारी क्या कहलाती है? लीनियर इम्पीडेंस कहलाती है। देन that impedance is called लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है। अब लीनियर इम्पीडेंस किस किस के अंदर होती है? लीनियर इम्पीडेंस हमारी होती है रेजिस्टेंस के अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर और इंडक्टर कॉइल्स के अंदर जो होती है हमारी लीनियर इम्पीडेंस होती है। और जैसे ही हमारे 3 टर्मिनल्स डिवाइसेज आते हैं, जैसे ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, और 2 टर्मिनल में हम डायोड देखें, ये सभी सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये सभी नॉन लीनियर इम्पीडेंस है। तो इसमें हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को? आर से। और कैपेसिटेंस को सी से। एंड इंडक्टेंस मतलब हिंदी वाले बच्चे प्रेरण, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। हैव, इन सभी में क्या है? रेखीय प्रतिबाधा है, लीनियर इम्पीडेंस होते हैं। ठीक है। और हम देखें जैसे डायोड, ट्रायोड और सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर, ये सभी क्या है हमारे पास? डिवाइसेस हैं जो कि नॉन लीनियर इम्पीडेंसेस हैं। हैव नॉट लीनियर इम्पीडेंसेस। ओके। नॉट लीनियर इम्पीडेंस क्या होती है कि इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जब विभव पतन और करंट जो फ्लो होती है, उनके बीच हम एक कर्व देखें तो वो हमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है। ये इसलिए ये क्या होती हैं? सभी नॉन लीनियर इम्पीडेंस होती है। जैसे अगर रेजिस्टेंस में हम इम्पीडेंस देखें तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है? जो करंट वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। तो फिर हम इसको लिख देते हैं ई बराबर आई आर। या आर क्या है हमारे पास? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ई का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ही है। तो ये सभी किस में होते हैं? वायर के अंदर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम इंडक्टर के अंदर देखें, किसके अंदर? इंडक्टर के अंदर देखें तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? एल डी आई ओवर डी टी। तो ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई के डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज इन अकॉर्डिंग टू टाइम इन आई के प्रोपोर्शनल है। ये क्या है हमारे पास? फैराडे लॉ है। फैराडे
लो है। ठीक है, तीसरा हम देखें कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर हम देखें तो E बराबर क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। तो यहाँ भी जो E है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल है। तो ये सभी क्या है हमारे पास, लीनियर इम्पीडेंसेस है। अब हमारा दूसरा आता है बाइलेटरल इम्पीडेंस। या हम कहें तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है कि अगर हम इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो बदल दें तब भी हमारा प्रतिबाधा का मान ना बदले। मतलब when we change the direction of current then the value of impedance is constant। इसे हम क्या कहते हैं, एक बाइलेटरल इम्पीडेंस कहते हैं या फिर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम जैसे लिखें तो डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, इफ द वैल्यू